जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे जितना लंबा चलाना पड़े। सर, प्रधानमंत्री जी एक नया नाम दिए, आंदोलन जीवी परजीवी। यार तुम भी इस बात को समझो जरा, बात कैसे कहना चाहिए। आंदोलन जीवी परजीवी, देखिए आंदोलन जीवी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है कि आप मुर्दा नहीं हैं, आप जिंदा लाश नहीं हैं, आप जिंदा हैं। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हैं, आप बोलने की हिम्मत रखते हैं, सच के साथ में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है। आंदोलन जीवी का मतलब यह है कि आप इस देश की जो जनता है या दुनिया में कहीं भी दुख दर्द किसी के साथ में है, आप उसको महसूस करते हैं और महसूस करके उसको दूर करने के लिए अपनी तरफ से जो प्रयास आपके हो सकते हैं, जो आप कर सकते हैं अपने साधनों के अनुरूप, वो आप करते हैं। तो आंदोलन जीवी होना मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े स्वाभिमान की और बहुत बड़े एक सम्मान की बात है। हर व्यक्ति को आंदोलन जीवी होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हरित क्रांति का विरोध हुआ था, इससे साफ होता है कि वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं कि हरित क्रांति का विरोध हुआ था। मुझे तो नहीं लगता कि हरित क्रांति का कहीं विरोध हुआ था। हाँ, गलत तरीकों का हमेशा विरोध हुआ, चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी जो भी गलत काम करेगा उसका विरोध जरूर होता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी है, थी और रहेगी। नहीं, इस विषय में प्रधानमंत्री से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहिए। आप एमएसपी की बात कर रहे हो कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन आपकी एमएसपी कितने लोगों को मिल रही है? इस देश में जो एमएसपी है वो मात्र 2 फसलों पर मिल रही है। घोषित कितनों पर होती है? 23 फसलों पर, और 23 फसलों पर घोषित होकर 2 फसलों पर आप दे रहे हैं, और वो भी मात्र 6% लोगों को, यानी 6% किसानों को एमएसपी मिल रही है। बाकी जो 94% किसान हैं उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, और बाकी जो लोग हैं उन्हें एमएसपी से कम पे, यहाँ तक कि आधी कीमत पर उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। ये स्थिति है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो एमएसपी है आपने 1975 गेहूं की घोषित कर रखी है, लेकिन किसान को 1400 रुपये 1500 रुपये क्विंटल में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है। एमएसपी आपने 1850 धान की घोषित कर रखी है, लेकिन धान 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये क्विंटल किसान बेच रहा है। तो एमएसपी का मतलब क्या है? ठीक इसी तरह से जो बाजरा है 2150 रुपये आपने उसकी एमएसपी घोषित कर रखी है, लेकिन बाजरा 1100 और 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा है। साथ में जो धान है वो धान की एमएसपी 1868 रुपये आपने घोषित कर रखी, लेकिन वो बिक रहा है 1100 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये में धान आपका बिक रहा है। तो ऐसी एमएसपी का मतलब क्या है? और एमएसपी को जो आप 23 फसलों पे, उन पे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप केवल 2 पे क्यों दे रहे हैं? ऐसी एमएसपी बनी भी रहे तो उसका मतलब क्या है? किसान जो एमएसपी मांग रहा है, या जो किसान एमएसपी की बात कर रहा है, वो उस एमएसपी की बात कर रहा है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सीटों पर 50% ज़्यादा है। और वो कितनी बनती है? आज की तारीख में जो एमएसपी घोषित है उस पर अगर आप सीटू स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से माने तो अब की एमएसपी से 1.5 गुना आज की तारीख में मिलनी चाहिए। यानी जो किसान का गेहूं है वो एमएसपी पे आज की तारीख में 3000 से 3100 रुपये कुंटल बिकना चाहिए, लेकिन एमएसपी कितनी है? 1975 रुपये। तो एमएसपी का होना ना होना इसका कोई मतलब नहीं है। और ये उसी तरह का जुमला है जो मोदी जी कह रहे थे चाइना वाले में कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसाया है, ना कोई घुसा हुआ बैठा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। और चाइना के कब्जे में कितना है वो सबको मालूम है। आज भी चाइना फिंगर 4 के पास बैठा हुआ है। हम फिंगर 4 से आगे जा नहीं पा रहे हैं, जबकि पहले हम फिंगर 8 तक हम जाते थे, और साथ में अरुणाचल प्रदेश में 3 गांव भी चाइना ने बसा लिए हैं। ये है मोदी जी का कहना और कथनी में अंतर, ये है सच्चाई। सरकार ने तो रुख साफ कर दिया है ना कानून को लेकर के। काय का? अडिग है, वो तो अडिग है। तो सरकार ही अडिग रह सकती है, हम अडिग नहीं रह सकते। मतलब हम कमजोर है सरकार से? कमाल बात है यार। हम सरकार को बनाने वाले, हम कमजोर कैसे हो जाएंगे यार? लेकिन देश का नुकसान तो हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान जो हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी कैसे कर रहे हैं? 2 उदाहरण से समझ जाओगे। ऐसे समय में जब देश में भयानक बेरोजगारी है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं,
आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उस समय मोदी जी अपने लिए 2 जहाज लाए 20,000 करोड़ के, 10-10 हज़ार करोड़ के। ऐसे होती है देश की स्थिति खराब, किसानों से नहीं होती, और ऐसे होती है स्थिति खराब। ऐसे समय में मोदी जी नई संसद बनवा रहे हैं और राजपथ, कभी गए हो राजपथ जहां परेड होती है, राजपथ के इधर और इधर दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं सबको सफा करवा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में कि वहाँ नई बिल्डिंगें बनेंगी। ऐसा होता है देश बर्बाद। तो देश को बर्बाद करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है अकेला तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगर सरकार जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और पार्टी जिम्मेदार है तो वो बीजेपी की जो पार्टी है बीजेपी वो जिम्मेदार है, और अगर कोई सामाजिक संगठन जिम्मेदार है तो वो है इस देश का आरएसएस। ये लोग जिम्मेदार हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। वो कह रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं जिसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है उसकी चिंता सरकार नहीं करे, वो कानून उसके लिए आया जो छोटा किसान है। सरकार किसी की भी चिंता नहीं कर रही। कैसे कर रही है मैं बताऊंगा, एक उदाहरण से समझना आप। मोदी जी के अनुसार इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, और मोदी जी कहते हैं 85% किसान छोटे किसान हैं, जिनकी बात आप कर रहे हो, मोदी जी कर रहे हैं 85%, यानी कि 12.5 करोड़ छोटे किसान हैं। आपने देखा मोदी जी ने जो 6,000 रुपये देते हैं, जो किसान सम्मान निधि है, जो अभी दी उन्होंने 2,000, कितने लोगों को दी? 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ को। बाकी क्यों नहीं दी? अगर आपके हिसाब से आप उनके हितैषी हो तो बाकी 3.5 करोड़ जो किसान हैं तुम्हारे हिसाब से जो गरीब हैं उनको क्यों नहीं दी भी तुमने? 2,000 रुपये की सम्मान निधि दो ना उनको। और इसमें भी लगभग 40 लाख लोगों को जो ये सम्मान निधि है ये फ्रॉड है, फर्जी खाते हैं। और फर्जी खाते किसके होंगे मालूम है ना आपको? और बर्बाद कौन कर रहा है? और भी आपको बता देता हूँ, इस देश में जितने बड़े और जितने ज़्यादा संख्या में बैंक घोटाले हुए हैं वो मोदी जी के काल में हुए हैं, और मोदी जी ने उनको छूट दे दी है। आपको मालूम है जब 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ाया था मोदी जी ने इस कोरोना काल में, उसके बाद वित्त मंत्री ने मीटिंग करी बैंक वालों के साथ और उनसे कहा कि जिसको जो कर्ज देना है दो, आप खुल के कर्ज दो, और आपका कर्ज अगर डूब भी जाता है तो आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जिनके पास पैसा है बैंक वालों के पास, उनको खुली छूट दे दी, लूटो लुटाओ और तुम्हारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई FIR नहीं होगी। ये है मोदी जी का काम, ये है मोदी जी का चरित्र। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कानून क्या है, कानून में काला क्या है, वही बता दें। नहीं, मैंने तो एक बात ये कही थी, वैसे एक और भी लोग कह रहे हैं, पर मैंने एक बात कही, कानून में काला क्या? मतलब किसी के सामने आप भैंस खड़ी कर दो और उससे यूँ पूछो कि भैंस में काला क्या है, तो क्या बताएंगे भाई? ये पूरा कानून ही काला है भाई। इसीलिए तो किसानों ने पढ़ने के बाद कहा काला कानून है। अब बात यह है कि जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री ऐसे ही अनपढ़ वो हैं। किसान समझदार नहीं, समझ नहीं रहा बाका में। किसान सब समझता है, किसान सब समझता है, समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं तो प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री गन्ना किसान की बात कर रहे, प्रधानमंत्री देखो ये बैठे सारे के सारे सब गन्ना किसान हैं। अभी भी गन्ना किसानों का पिछले 2 साल से 15,683 करोड़ रुपया बकाया है। इनका जो ब्याज हो जाता ना 1 साल का, इसी 1 साल के ब्याज में बिजनेसमैन जो चीनी मिल मालिक हैं वो अपनी नई चीनी मिल खोल लेते हैं। ये है स्थिति। वकील साहब बताओ ना, 5 लाख मेरे हैं खुद मिल वाले पे। ले लो, सुन लो, मेरे और हम मोदी को 5 लाख इनके हैं, 4 मेरे जी, कह रहे हैं कि कुछ 4 लाख मेरे पड़े। पंजाब 4 लाख देखो, 4 लाख इनके हैं, 5 लाख इनके। मोदी को हम 10,000 रुपए साल देंगे, हमारा पेमेंट कर दो बस। किसान तो खुश है ना, बिहार के कहाँ कोई किसान दिख रहे हैं? कौन कर रहा है? बिहार में जाके देखो, पटना में लगातार आंदोलन चल रहा है, और ज्यादा वो देखना हो तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा बिहार कितना जबरदस्त विरोध कर रहा है। जो किसान है वहां का, पश्चिम बंगाल का, वो विरोध कर रहा है, कर्नाटक का किसान विरोध कर रहा है, महाराष्ट्र का किसान विरोध कर रहा है, यहाँ पे उड़ीसा के किसान 1,000 की संख्या में आए थे, ध्यान है 26 तारीख से पहले, वो विरोध कर रहे थे। केरल का किसान विरोध कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान विरोध कर रहा है, झारखंड का किसान विरोध कर रहा है, उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे है पड़ा हुआ, और मध्य प्रदेश के किसान विरोध कर रहा है। हर जगह का किसान विरोध कर रहा है। ये जो पंचायतें हो रही दिख नहीं रही हैं, ये जो पंचायतें लगातार हो रही किसानों की, अब तक 35 से ज़्यादा पंचायतें हो चुकी हैं, ये किसानों की पंचायतें हैं। ये सारे के सारे विरोध करें, पंजाब के नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश में होने वाली पंचायत है वो वहाँ की नहीं है, पंजाब की। जो राजस्थान में होने वाली पंचायत है पंजाब की नहीं है, ये यहाँ के किसानों की हैं। वो जीवी बोल रहे हैं, पर दूसरे का आंदोलन में पहुंच जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, वो तो जो मन में आए कहें। जो आंदोलन जीवी को परजीवी बोलते हैं, परजीवी वो है जो दूसरे पर निर्भर है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी से बड़ा परजीवी इस दुनिया में नहीं है कोई भी।
क्यों है परजीवी? मोदी जी इस देश के मीडिया पर निर्भर हैं। अगर अपने झूठ को फैलाना हो तो परजीवी हो गए। मोदी जी इस देश के जो टैक्स पेयर का गाड़ी मेहनत की कमाई है, 2000 करोड़ रुपए के लगभग हर साल उन पर खर्च होता है, जिसमें 600 करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी पे होता है। तो इस देश के जनता के पैसे, खून पसीने की कमाई पर निर्भर हैं, वो हैं परजीवी। मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, वो है परजीवी। मोदी जी है परजीवी। और जो आरएसएस है, वो आरएसएस क्या है? आरएसएस अगर आपको देखेंगे तो इतना बड़ा जो संगठन है देश में, एक संगठन के रूप में अगर सबसे बड़ा परजीवी कोई है तो वो आरएसएस है। कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। जिनको कह रहे हैं आंदोलन जीवी परजीवी, मोदी जी ने भी आंदोलन किए, बड़ा बखान करते हैं अपनी उसमें जीवनी वगैरह कोई उनकी है, कहीं लिखी हुई, कहीं है, कोई लिख रहे हैं उसमें। और जितने चाहे अडवाणी रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, बीजेपी के कितने नेता रहे हों, ये सब आंदोलन करते रहे हैं। जो इमरजेंसी जब लगी थी, इमरजेंसी में सारे के सारे नेता जो यहाँ पे प्रधानमंत्री तक बन के चले गए, मिनिस्टर बन गए, ये सारे के सारे आंदोलनकारी थे। ये परजीवी हैं। तो मोदी जी उनको गाली दे रहे हैं, और केवल उनको नहीं, इस देश के तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं। सभी किसानों को गाली दे रहे हैं, सभी मजदूरों को गाली दे रहे हैं। जो भी लोग सच के हक में खड़े हैं या जो भी लोग झूठ के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, उन सबको परजीवी कह रहे हैं। वो तो आपको भी परजीवी कह रहे हैं, सोशल मीडिया वालों को, वो हमें तो कह ही रहे हैं, किसानों को भी कह रहे हैं। वो जितने भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, वकील हों, पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, हर किसी को परजीवी, आंदोलनजीवी कह रहे हैं। लोग आंदोलन के बिना रह नहीं सकते हैं, इनको हर मुद्दे पर बाहर निकल कर आ जाते हैं। नहीं, किसी को भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार अपने ईमानदारी से अपना काम करे तो, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए तो किसी को भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार कहे जाने के बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है, ये आंदोलन यहाँ से पहले पंजाब में था, पंजाब के लोगों ने 2-3 महीने तक लगातार सरकार से बात करने की कोशिश की, लगातार सरकार को चिताया, नहीं मानी, तब यहाँ आंदोलन करने आए लोग। तो जब सरकार सुनेगी नहीं, आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार मानेगी नहीं, आंदोलन करना पड़ेगा। जब सरकार देश को तबाह करना चाहेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। अब आप इसको जो चाहें कह लीजिए, लेकिन इससे देश का नाम खराब हो रहा है ना। वो कह रहे हैं आंतरिक मामले में बाहर के लोग बोल रहे हैं। नहीं, कौन बाहर के बोल रहे हैं? नहीं, एक बात बताओ, जो मोदी जी का जो यार था ना ट्रम्प, उसके उसमें जाके कह आए ना, अब की बात ट्रम्प सरकार, वो तुम्हारा यार था क्या? मतलब तुम्हारे घर का था, रिश्तेदार था क्या? वो क्या था? वो भारत का था। वो जाके वहाँ क्या क्या गए? क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया लगातार दिखा रहा है कि देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो वही बात मोदी जी ने कही कि जो विदेशी ताकतें हैं उनके हाथों हम देश को बदनाम नहीं करने देंगे और लोकतंत्र का पाठ हमें ना पढ़ाए। तो क्या आप देखते हो जो बात गोदी मीडिया कह रही है वही मोदी जी कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी लोकतंत्र को क्या जानते हैं, उसकी ABCD नहीं जानते। और अगर जानते भी हैं तो लोकतंत्र का अपमान जितना ज्यादा मोदी जी ने किया है इस देश में किसी भी नेता ने नहीं किया। मोदी जी की अपनी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है बीजेपी में। केवल मोदी जी और अमित शाह, इन दोनों की चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती। तो पहले तो अपनी पार्टी में लोकतंत्र ले आओ आप, तभी लोकतंत्र का सम्मान होगा। दूसरा, मोदी जी अगर लोकतंत्र को इतना मानते हैं, जब से ये दोबारा चुनकर आए हैं, जो संसद में जितने भी बिल आए हैं, एक भी बिल को जो स्थायी समिति है उसको नहीं भेजा गया, एक भी बिल पर चर्चा नहीं कराई गई। यहाँ तक कि जो बिल हैं, UAPA वगैरह के जो ऐसे कुछ बिल हैं जिनको बड़ी मुश्किल से 2 घंटे पहले ही, जो अनुच्छेद 370 का था, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे पहले ही सांसदों को दिया गया। तो ये लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह है। आप जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि कोई भी कानून मर्जी से लाते हैं और स्थायी कमेटी को ना भेज के, उस पर चर्चा न करवा के आप सीधे उस कानून को पास कराते हैं, और कहीं भी हो तो आप वो ले आते हैं, ऑर्डिनेंस ले आते हैं। क्या ये संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह है? क्या ये लोकतंत्र का निर्वाह है? मोदी जी यही मोदी जी कर रहे हैं।